गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग हिंदी में पाठ 17 पढ़ेंगे, सोना। और ये आपकी पाठ्य पुस्तक का लास्ट पेज चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपका लिटरेचर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सोना की आज अचानक याद आ जाने का कारण है। सोना कोई होगी, उसकी याद अचानक से आ गई। मेरे एक परिचित की पोती सुष्मिता का लिखा पत्र मिला, जिसमें उसने मुझे एक हिरन की देखभाल करने के लिए अनुरोध किया है। वो मेरी पोती, ये लेखिका लिख रही है, इसलिए मेरी जहाँ पे भी बोल रही तो वो लेखिका बोल रही। लेखिका की पोती सुष्मिता का पत्र लिखा, जिसमें उसने एक हिरन की देखभाल करने का अनुरोध किया है। वैसे तो कई वर्ष पहले मैंने निश्चय किया था कि मैं हिरन नहीं पालूंगी। लेखिका ने निश्चय किया था कि वो हिरन नहीं पालेगी, परंतु आज उस निश्चय को तोड़ना पड़ा। उसे वो निश्चय तोड़ना पड़ा था। इस जीव की रक्षा भी तोड़े बिना जीव की रक्षा कर उस जीव की रक्षा करने के लिए उसने ये निश्चय तोड़ा। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। सोना भी एक हिरन रही होगी, क्योंकि उसने हिरन की बात चल रही है, तो वो अचानक आई थी। परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकती थी। शैशवावस्था में ही थी। सुनहरे रंग का कोमल लघु शरीर, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें रूप में थी। देखती थी तो लगता था कि अभी छलकने लगेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, ये सब उसकी हिरन की थी। ठीक है, हिरनी का नाम सोना था। सब उसके मनमोहक रूप से इतना प्रभावित हुए कि सोना, स्वर्ण लेख और ना जाने ही कितने नामों से उसको पुकारने लगे। आकाश में उड़ते हुए पक्षी आपने देखे होंगे, कितने सुंदर जान पड़ते हैं, परंतु मनुष्य उन्हें अपनी बंदूक का निशाना बनाकर मनुष्य को अच्छा लगता है, उन्हें अपने बंदूक का निशाना बना लेते। निशाना लगते ही न जाने कितने ही उड़ते गाते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरते हैं। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट जाती है, तो किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो जाते हैं, और किसी के इंद्रधनुषी रंग वाले पंख बिखर जाते हैं। परंतु मारने वाला अपने निशाने की सफलता पर ना झूठता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य यह क्रूरता इतनी हिंसक है। बच्चों, अगर हम प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते तो प्रकृति का नुकसान, ये जीव जंतु सब प्रकृति जगत से हमें मिले हैं, तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करना चाहिए। ये हिंसक घटनाएं बहुत खराब होती हैं। पशु जगत में हिरन जैसा कोई दूसरा निरीह और सुंदर पशु नहीं है। पशु जगत में हिरन को सब बहुत सुंदर माना गया है, परंतु उसके सौंदर्य से भी मनुष्य का हृदय नहीं पसीजता। बेचारी सोना भी मनुष्य की इस कठोरता के कारण वन्य जीवन और अपनों से दूर मनुष्यों के बीच में आ पड़ी। बच्चों, जिसकी जो जगह होती है उसको वहीं अच्छा लगता है। सोना भी वन्य जीवन में रहती थी, लेकिन मनुष्य की क्रूरता के बीच उसे मनुष्यों के बीच में ही आके रहना पड़ा। विशाल वन में जब हिरणों का झुंड शिकारियों की आहट से चौंक कर भाग गया, शिकारी आए होंगे तभी उनकी आहट से चौंक गया, तो सोना की माँ ने उसे अपने शरीर की ओंठ में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। उसने उसको बचा लिया, लेकिन अपने प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या फिर अपनी कौतुकप्रियता के कारण शिकारी मृत हिरन के साथ चिपके हुए उस शावक को जीवित उठा लाए। जो वो था उसको जिंदा उठा ले, उसे नहीं मारा। उसमें किसी के परिवार की सदस्य की गृहिणी और बच्चों ने जैसे तैसे उसे पानी और दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा, और सुष्मिता बसु जैसे ही एक बालिका उस अनाथ शाश्वत मूर्छित अवस्था में मेरे पास ले आई।
जो वो बच्चा था, बसु जैसी ही एक बालिका थी जो अनाथ शावक को, शावक मतलब हिरण के बच्चे को, मूर्छित अवस्था में, मूर्छित मतलब उसको होश नहीं था, उसके पास ले आए। शावक मूर्छित तो था ही, शावक मीन्स वो पशु का बच्चा मूर्छित, साथ ही उसके बचने की आशा बहुत कम थी। परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उसके सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। परंतु जो लेखिका थी उसने उसको रख लिया और उसे सब सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाना का कठिन कार्य आरंभ हुआ। वो छोटी सी थी तभी उसको पिलाने का काम बहुत ही कठिन था। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी की निप्पल नहीं समाती नहीं थी और उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। उसे शीशी से दूध नहीं पीना पाता था, वो अपनी माँ से दूर हो गई थी, इसलिए लोग इसको शीशी से दूध पिला रहे थे। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल को पहचानना भी आ गया। फिर धीरे धीरे वो पहचान गई, पीने भी लगी और दूध की बोतल को भी समझ गई। आंगन में कूदते फांदते हुए, नौकरानी को बोतल साफ करते हुए वह दौड़ कर चली आती और अपने चकित आंखों से उसे देखने लगती। वो समझ जाती कि दूध उसके लिए आया है, तो वो दौड़ती भागती थी तो उसके पास आ जाती। उस रात मेरे पलंग के पाए से सट कर बैठ उसने क्या किया, रात में मेरे पलंग के पाए के साथ बैठना सीख लिया। पर वहां गंदा ना करने की आदत उसे कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही पड़ी। वहां गंदगी कर देती होगी, लेकिन इन लोग ने उसको अच्छी आदत सिखा दी। कुछ दिन बाद अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। रात होते ही अंदर आ जाती और फिर सवेरा होने पर निकल जाती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। उसका डेली का एक रूटीन था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के बीच पहले तो आश्चर्य का कारण बनी हुए। पहले सब बच्चे उसको आश्चर्य से देखने लगे, विद्यालय और छात्रावास मीन्स हॉस्टल। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर उनकी प्रिय साथिन बन गई। कुछ दिन बाद उनकी उसकी दोस्ती हो गई, वो साथिन बन गई। दूध पीकर और भीगे चने खाकर, सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित करके चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास पहुंचती। सब आपको पता, दूध पी लेती, फिर चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास पहुंचती। प्रत्येक कमरे के भीतर और बाहर से निरीक्षण करती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते। सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते थे। वो सबसे छोटी थी तो मेस समेत कई लोग उसको खाने खिलाने आ जाते थे, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़ अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। मेरे भोजन के समय वह न जाने किस प्रकार जान लेती, ठीक उसी समय भीतर आ जाती। वो अपनी वो मालकिन का कह लीजिए या उसकी जो पालती थी उसका समय जानती थी भोजन का, और वो अंदर आ जाती। तब तक मेरे निकट खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त नहीं हो जाता। जब तक मैं खाना खाती, लेकर खाना खाती थी, तो वो वहीं पर खड़ी रहती थी। कुछ चावल रोटी उसको भी पसंद था, उसे चावल रोटी भी देती थी, परंतु कच्ची सब्जियां अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। जब प्रार्थना होती तो वहां के मैदान पे पहुंचती थी और समाप्त होने पर कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। जब समाप्त हो जाती थी तो कक्षा के भीतर बाहर हो जाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने में अधिक समय रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना पुकारते थे और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर जाती थी। ये आपको पता है, सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाते थे और ये उसके ऊपर एक ओर से दूसरी ओर कूदती थी। उसका वह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों तक चलता। ठीक है, मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए वह ऐसा किया करती। प्रायः देखने वाले को भय होता था कि उसके पैर मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह इस पैरों को इस प्रकार से सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने का कोई संभावना नहीं रहती थी।
वह दोनों पैर एकदम चिपका के उसके ऊपर से, लेखिका के ऊपर से कूदती थी। कभी कभी मेरे पैरों को से अपने शरीर रगड़ने लगती, तो कभी मेरे बैठते रहने पर साड़ी की चोर से मुंह भर लेती, और कभी चुपचाप पीछे पीछे खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। ये सब कार्य वो लेखिका के साथ करती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी बड़ी गोल और चकित आंखों से एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती थी लेखिका को। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। वो जो पशु होते हैं वो मनुष्य के निश्चल प्रेम से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से ही नहीं, यह यह सत्य है, सोना ने भी अनायास ही जानने को मिल गया। वो भी कैसे रहना है समाज में, उसको भी सोने को जानने को मिल गया। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, और सेवक के स्नेह या क्रोध की हर स्थिति से परिचित रहता है। आप किसी कुत्ते को भी पालेंगे, वो भी स्वामी के स्नेह और क्रोध दोनों को जानता है, और हर स्थिति से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह खुश होकर निकट आ जाता है, और क्रोध करते ही दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, परंतु हिरण को यह अंतर नहीं जानता था। वर्ष भर का समय बीत जाने के बाद सोना बड़ी होने लगी। उसके शरीर पर पीले रोए ताम्रवर्णी झलक दिखने लगे। टांगे अधिक सुडैल और खुरों में कालापन और चमक आ गई। धीरे धीरे सोना 1 साल और बड़ी हो गई। उसकी जो पीले रोए थे वो और अच्छे से बढ़ गए। टांगे सुडौल और जो खुर थे उनमें चमक आ गई। गर्दन अधिक लचीली हो गई। पीठ में भराव उतार चढ़ाव और चमक दिखाई देने लगा। आंखों के चारों ओर खिंची काजल की रेखा में नील गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्ब जल उठे हों। उसकी सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किया है, कैसे कि उसकी आंखें खिंची और कजराली थी, और नीले गोलक और गोल दृष्टि ऐसी लगती थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। छात्रावास बंद था, अतः सोना के दैनिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म काल समाप्त हो गया। लेखिका फिर गर्मी की छुट्टी में बद्रीनाथ गई, लेकिन पैदल आने जाने के पैदल आई गई तो समय अधिक लग गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए सभी जीवों में कोलाहल होने लगा। जैसे ही वो बंगले के दरवाजे पे आई तो जितने भी जीव जंतु उसने पाले हुए थे सभी में आपस में वो हो गया कि मुझसे कौन मिलेगा। पर मेरी दृष्टि सोना को खोज रही थी। जो लेखिका थी वो सोना को भी खोज रही थी। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा, और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जैसे उसने पूछा सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुख भरा समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। क्या हुआ था देखते हैं। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे में मेरी अनुपस्थिति के कारण सोना इतना अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, लेकिन उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बहुत थी। वो उसमें से कई लोग सोचते थे इसको मार डालें। इसी डर से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। माली ने क्या किया, उसको एक लंबी रस्सी से बांध दिया। एक दिन न जाने किस स्थिति में अपनी बंधन सीमा भूल कर वह ऊंचाई तक उछली, और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। उसे ध्यान नहीं रह गया कि वो बंधी हुई, वो इतनी तेज कूदी कि वो रस्सी के बल धरती पर आ गई। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी।
उसके बाद वह दुनिया में नहीं रही, उसकी अंतिम सांस और कुछ हाल थी। सब उसे सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए, और इस प्रकार सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरन पालना पड़ रहा है। ये देखिए, ये शब्द ज्ञान है, ये आपके याद करने के लिए है, सो याद कर लीजिएगा। मौखिक क्वेश्चन है। सोना की मृत्यु कैसे हुई? छल के कूदने से। गर्मियों में लेखिका किस स्थान पे घूमने गई थी? बद्रीनाथ। सोना का प्रिय खाद्य पदार्थ है कच्ची सब्जियां। सोना किस अवस्था में लेखिका के पास आई थी? शैशवावस्था। लेखिका को अचानक सोना की याद कब आई? जब उनकी पोती ने उसे एक हिरन पालने का वो किया, का आग्रह किया। ये उचित शब्द। लेखा की परिचित पोती का नाम ढूंढ के लिखिएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क है। पशु जगत में मानव, ये सब आप करेंगे। कहानी की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आप कर लीजिए। वाक्य रचना, ये सब आपके लिए है, आप खुद से कर सकते हैं। और ये रहे प्रश्न उत्तर, जिसको आपको कॉपी में उतारना है। Okay children, complete all your work. Good day.